Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, वाक अकेडमी यूट्यूब चैनल, इसमें मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं एंड पे कहता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। आज ये मैं पहले कह रहा हूं। अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैं चार्ल्स लॉ इसका आगाज कर रहा हूं। ये जो चार्ल्स लॉ है, या कुछ लोग कहते हैं शॉल्स लॉ, बहरहाल ये जो चार्ल्स लॉ है इसको हम दो लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। इस लेक्चर में मैं चार्ल्स लॉ, इसकी दो स्टेटमेंट्स, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, साथ ही साथ दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एक एब्सोल्यूट जीरो, और फिर इनसे रेलेवेंट कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, हम उनका अहाता करेंगे। तो मैं आगाज करता हूं चार्ल्स लॉ से। माय डियर स्टूडेंट, जो चार्ल्स लॉ है ये नाम से जाहिर है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। ही वाज फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड his name of Jacques Charles। तो अगर आप देखेंगे ये आपके पास जैक्वस चार्ल्स, ही वाज फ्रेंच फिजिसिस्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस लॉ इन 1787। अच्छा, एक बात नोट करना, बाद बुक्स में ना चार्ल्स इस तरह लिखा होता है, CHARLES, कॉमा चार्ल्स लॉ। बाद में ना ये कॉमा डालते, एस नहीं लिखते। उनसे पूछा गया तो वो कहते जी अगर किसी भी टर्म के एंड पे, वर्ड के एंड पे एस आए, उसके हिस्सा हो, तो फिर उसके आगे ना कॉमा एस नहीं डालते। ये कॉमा डालेंगे, एस नहीं डालेंगे। लेकिन मैंने इस तरह भी लिख दिया, मैं वो दूसरे अंदाज में भी लिखूंगा। जैसे अब ये जो जैक्वस चार्ल्स था, इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप, ये गैसेस के बारे में बात कर रहा हूं, इसने गैसेस के वॉल्यूम और उनके टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया। यानी इसने क्या देखा, इसने रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस, इसके दरमियान वो रिलेशन डेवलप करना चाहता। स्टेटमेंट तो the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। हम ना स्टेटमेंट में से, जैसे बॉल्स लॉ को भी हमने स्टडी किया, हम चार चीजें इसमें से ढूंढते हैं। अब इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। और मैंने आपसे कहा कि जब भी आए ना गिवन मास ऑफ अ गैस हो या फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स्ड दोनों लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल जो है ना, दे आर कांस्टेंट। आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं करनी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट का, यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, आम टेम्परेचर नहीं है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें प्रेशर भी आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट। ये चीजें चार, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। अब इन दोनों में वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है और नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं, ये जो स्टेटमेंट, इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखूं, तो ये मेरे पास बनेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट N एंड P। ये दोनों, ये आपने लिखे। अब ना प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो आपके पास ये आ जाएगा V दैट इज इक्वल टू KT, और अगर T को दूसरी तरफ ले जाए तो ये आपके पास बन जाएगा V/T दैट इज इक्वल टू K। दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। ये मैंने इसको एडजस्ट करके दिया। अब इसमें जो K है ना, K के बारे में पीछे बॉल्स लॉ में बड़ी मैंने डिस्कशन की, यहां भी मैं कहूंगा। अब ना यहां तक ना दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने। पहली बात, आप K को डील कर लो। K क्या है? K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। The value of K depends upon three factors.
तीन चीजों से के की वैल्यू चेंज होती है। एक अमाउंट ऑफ गैस यानी एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दूसरा प्रेशर, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, प्रेशर। और तीसरी बात जिसके चेंज करने से के चेंज होता है और वो है नेचर ऑफ गैस। नेचर कह लो या आइडेंटिटी ऑफ गैस। इसको स्टूडेंट ये मेरे पास है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब इसमें अहम तरीन नुक्ता क्या है? अहम तरीन नुक्ता ये है दिस टेम्परेचर। स्टूडेंट दिस टेम्परेचर इज नॉट अ कॉमन टेम्परेचर, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम असल जो नुक्ता जानना चाहते हैं वो है एब्सोल्यूट जीरो। अब देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट। अब ये नहीं कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नो, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है ये जो लफ्ज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, ये कोई खास किस्म का टेम्परेचर है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमने ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये जो टर्म है ना टेम्परेचर, इसको चार मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ना है। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ेंगे जो आज मैं डिस्कस करूंगा, हम क्रिटिकल टेम्परेचर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हम ट्रांजिशन टेम्परेचर सॉलिड वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, और हम अपर कॉन्सोलेट या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर की टर्म चार मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जरा मैं आपका इम्तिहान लेता हूं, जरा मुझे बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? ऑप्शन ए 80 केल्विन, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी 400 फ़ारेनहाइट। इसमें कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? क्या यह इसमें जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दैट इज ऑप्शन ए 80 केल्विन। मात क्या है? वो टेम्परेचर जिसे हम केल्विन स्केल पे लेते हैं ना, जिसके साथ के का यूनिट यूज होता है, केल्विन का यूनिट यूज होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में लेंगे तब ये लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरी बात से में रखनी है। इसका मतलब है ये जो मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह रहा हूं ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मेरी मुराद है केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, एक ये अभी हम इसको और भी डिटेल से, इनको हम एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं ये सारी बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट ये जो आपके पास इस स्टेटमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म जो आई, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, V/T वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनके दरमियान रेशो जब होता है ना V/T, तो इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसे कहूंगा द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कब? व्हेन यू हैव सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। मैंने इसी बात को अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ उसके बदले द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, और मैं बार कह रहा हूं कि दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। The ratio of volume to absolute temperature remains constant K for same amount of gas at same pressure. Same amount of gas यानी आपने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है, एट सेम प्रेशर आपने प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। मैं इसको ना यूं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं V1/T1 that is equal to V2/T2 that's equal to K. This one is another mathematical form of Charles law. यहां जो 1 है ये हमें बता रहा है इनिशियल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ये जो 2 है ये हमें फाइनल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को बता रहा है। स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों को ये आता है, आप लोगों ने इनको पढ़ा होता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन पॉइंट्स को मैंने रेज किया जरा उन पे आपने फोकस करना है।
अब जरा लफ्ज एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे दबाना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? मैंने अभी आपसे कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर measured इन केल्विन स्केल। वो टेम्परेचर जिसको हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। मैं तो सिंपली कहूंगा ना, वो टेम्परेचर जिसके साथ के लिखा हो, ये के लिखा हो, यानी मैं लिखता हूं ना 10 की, मैं लिखता हूं 342 की, 342 की, मैं लिखता हूं 1000 की, जिस टेम्परेचर के साथ के लिखा होगा, केल्विन लिखा होगा, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं लिखता हूं ना, अगर मैं लिखता हूं 324 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं लिखता हूं जी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में हम इनको एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं करेंगे। अब ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट के मानी होते हैं एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। मैं एक और मानी बताऊंगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इंतहाई दर्जे का, जहां पे इंतहाई हद, जहां पे तमाम हदूद खत्म हो जाए, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। अल्लाह इज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह इस कायनात का मुतलकुल अनान हुक्मरान है, यानी जिसको किसी की कोई परवाह नहीं, कुन फयकुन, वो कहता है हो जाता है। तो अल्लाह इज द सुप्रीम और द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। एब्सोल्यूट, जिसकी कोई हद नहीं। एक और भी मैं एक और अंदाज में आपके लिए, ही इज एब्सोल्यूट फूल। हम किसी आदमी के बारे में, यार वो बड़ा ही बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है कि बेवकूफ भी उसे बेवकूफ कहते हैं। ही इज एब्सोल्यूट, इंतहा दर्जे का अहमक, दैट इज एब्सोल्यूट। यानी एब्सोल्यूट की टर्म आती है जहां पे हद खत्म हो जाती है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? यहां टेम्परेचर की हद खत्म हो जाती है। यस, जरा सुनना मेरी बात को। मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते आपके ज़हन में लाना चाहता हूं स्टूडेंट। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज जानने निकले हैं। इतना तो हमने कह दिया कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर को एब्सोल्यूट, लेकिन क्यों कहा, इस पे आना स्टूडेंट। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें कोई भी, मैंने ये गैस को ले लिया। सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। दीज मॉलिक्यूल्स दे शो द रैंडम मोशन, दे नॉट ओनली कोलाइड विद इट, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ड्यू टू देयर कोलिजन दे चेंज देयर डायरेक्शन। ये गैस के मॉलिक्यूल मूव कर, ड्यू टू देयर मोशन दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। अपनी मोशन की वजह से, मोलेकुलर मोशन की वजह से दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मैंने यहां पे गैस को ले लिया। ये जो मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी ली ना, दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड हीट। हम इसे हीट कहते हैं। तो हीट क्या है? किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब आप एक और काम करो, आप इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी दो, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी लेकर उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड कर दो। यू विल हैव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल molecules of a substance। स्टूडेंट्स, जब आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे ना, एवरेज, दिस वन इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर। अब दोनों में फर्क क्या आया? फिलहाल टोटल काइनेटिक एनर्जी हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंस है। मैं कुछ बातें आपके गोश्त गुजार करना चाहूंगा, वैसे आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आपको चीजों का नॉलेज देने के लिए, आपका विजन ब्रॉड करने के लिए मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा। देखिए, मैं ना टेम्परेचर और हीट के बारे में पहली बात, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes the sensation of coldness or hotness। On the other hand, टेम्परेचर क्या है? The degree of hotness or coldness of a body is measured in temperature। आप जानते हैं कि heat that is measured in joule or calorie।
अदर यूनिट्स में हम यूज करते हैं। वेल टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, इन सेंटीग्रेड और इन फ़ारेनहाइट। एक और बहुत बहुत अहम नुकता, हीट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। और दूसरी बात, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल। मैं कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो हीट है ना, हीट चैप्टर 7 में नेक्स्ट जाके जब हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। ये बातें भी आपने जेहन में रखनी। एक बहुत अहम नुकता जो मैं चाहता हूं कि आप भी समझे। मेरे पास ना ये एक रॉड है, रेड हॉट आयरन रॉड। मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर कितना है? आप कहते हैं जी इसका टेम्परेचर 700 केल्विन है। मैं केल्विन में बात कर रहा हूं। सपोज 700 केल्विन है। मेरे पास ये एक टब ऑफ वाटर है। आप कह लें जी इसका टेम्परेचर जो है ये 320 केल्विन है। एक का 700 केल्विन, दूसरे का 320 केल्विन। अब ना ये तो मैंने टेम्परेचर कहा, अगर दोनों में मैं अमाउंट ऑफ हीट कहूं ना, तो वो जो रॉड है रेड हॉट आयरन रॉड, उसकी हीट कम है। और ये जो टब ऑफ वाटर है, इसका मतलब है हीट डिपेंड्स अपॉन द mass, the number of particles and their kinetic energy. और temperature that depends upon the average kinetic energy. स्टूडेंट, ये मैंने जो बातें बताई है ना, जरा इनको समझने की कोशिश करना। फिलहाल हमें क्या चाहिए? फिलहाल हमें ये चाहिए कि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। एक नुकता आगे बढ़ो, मैं ना इस गैस को ठंडा करता हूं। जब मैं ठंडा करूंगा मोलेकुलर मोशन स्लो होती जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, टेम्परेचर ड्रॉप करता जाएगा। आप आखिरी हद पे पहुंचो ना। मैं मोलेकुलर इसको ठंडा करते 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 करते, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकली मैं इस हद तक पहुंचा कि मोलेकुलर मोशन सीज कर गई। जब मोलेकुलर मोशन सीज करेगी, अब इस नुक्ते को ध्यान में बिठा लो। अब क्या हुआ? मोलेकुलर मोशन सीजेस, रुक गई। मॉलिक्यूल की मोशन रुक गई। मॉलिक्यूल रुक गया। स्टॉप्स। अब क्या होगा? जब मोलेकुलर मोशन सीज कर गई तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर वो वहां से शुरू होता है जहां पे टेम्परेचर की हद है। और टेम्परेचर की हद क्या है? जहां पे मोलेकुलर मोशन सीज कर जाती है। और वो कौन सा है? उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा? 0 केल्विन। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल मूव करेगा 1 केल्विन, थोड़ा सा और मूव करेगा 2 केल्विन। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वो केल्विन में टेम्परेचर वैसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि केल्विन स्केल वो स्केल है जो टेम्परेचर की हद से शुरू करता है। लिहाजा केल्विन स्केल पर मेजर किया गया टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एक और मैं बात बताता चलूं, अभी मैं आपको डिस्कस करूं भी कि ये जो 0 केल्विन है ये प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सकता। यानी प्रैक्टिकली आप मोलेकुलर मोशन सीज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल की मोशन को स्लो कर सकते हैं, स्लोएस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सीज नहीं कर सकते। तो अब आपने ना हमेशा ये याद रखना है कि वो टेम्परेचर जिसको हम केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये तब आपस में बराबर होगी, तब चार्ल्स लॉ वेरीफाई होगा जब आप टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। एक और भी मैं नुकता आपको बताता चलूं स्टूडेंट, जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं ना तो हम टी कैपिटल डालते हैं। टी कैपिटल में टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। और जब हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लें या फ़ारेनहाइट में लें तो फिर हम एक और काम करते हैं, फिर हम टी स्मॉल लेते हैं। एक और बड़ी खास तरीन बात आप क्या याद रखोगे कि स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है कि जब हम केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं तो के ऊपर डिग्री नहीं लगाते,
लेकिन सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो हम के के सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में हम डिग्री का निशान डालते हैं। यहां मैंने डिग्री पुट नहीं किया, यहां मैंने डिग्री लिखा, यहां मैंने डिग्री लिखा। क्यों? ऐसा क्यों है? स्टूडेंट इसके बारे में हमें मुख्तलिफ बातें बताते हैं। वो कहते हैं जी, पहली बात कहते हैं जी केल्विन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, लिहाजा हम ना के ऊपर डिग्री नहीं लगाते। तो भाई ये भी साइंटिस्ट के नाम ही है। सेल्सियस भी, अलेक्जेंडर सेल्सियस भी साइंटिस्ट था। फ़ारेनहाइट, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट इज वाज आल्सो अ साइंटिस्ट, तो वो भी साइंटिस्ट के नाम पे ही सिंबल लिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी, ये जो है ना ये सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर का यूनिट है। इट्स ओके। तो इसका मतलब है जो चीज सिस्टम इंटरनेशनल में आएगी तो उसके ऊपर हम डिग्री नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूं, सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट मीटर है, तो फिर मैं क्या करूं? मीटर के ऊपर डिग्री ना लगाऊं तो सेंटीमीटर के ऊपर, मिलीमीटर के ऊपर, उसके ऊपर किलोमीटर के ऊपर मैं उसके ऊपर डिग्री लगाता हूं कभी? ऐसा नहीं हुआ। असल में ना बात कुछ और है, और वो बात समझने वाली है। वो बात बड़ी समझने वाली है। वो बात वाला क्या है? आपको पहले लफ्ज डिग्री के मीनिंग आने चाहिए। डिग्री, ये जो डिग्री है ना, ये दो अल्फाज से निकला है। डिग्री, डी का मतलब होता है नीचे और ग्री का मतलब होता है आना, नीचे आना। लेकिन यहां डिग्री से मुराद है वैल्यू बिलो जीरो। डिग्री मीन वैल्यू बिलो जीरो। तो डिग्री का मतलब हुआ वैल्यू बिलो जीरो, दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब जरा नुक्ता सुनना स्टूडेंट्स। आप अक्सर पढ़ते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -118 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम ना क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे। आप ना -248 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि ये है ना जीरो से नीचे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है ना माइनस वाली, दिस इज वैल्यू बिलो जीरो। अब डिग्री में 0 से नीचे वैल्यू आती है, माइनस में आती है। फ़ारेनहाइट में भी देखोगे आप -20 फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, -459 फ़ारेनहाइट अभी कुछ देर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू 0 से नीचे आती है। लेकिन केल्विन, मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जिस पर मोलेकुलर मोशन सीज कर गई। और अगली भी मैंने बात की जो आपने नहीं नोट की, वो बोला क्या थी? मैंने कहा था आप मोलेकुलर मोशन सीज नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप प्रैक्टिकली 0 केल्विन प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। आप मोलेकुलर मोशन स्लो कर सकते हैं, स्लोएस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सीज नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव नहीं हो सकता। इतने लोएस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर को आप अचीव नहीं कर सकते। दिस इज हाइपोथेटिकल। तो अगर 0 केल्विन नहीं आता तो -1 केल्विन का तो आप ना ख्वाब ही देखना छोड़ दे। इसका मतलब क्या हुआ कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर बिलो 0 नहीं जाता, लिहाजा हम केल्विन के ऊपर डिग्री का सिंबल जो है ना वो नहीं यूज करते, साइन नहीं लगाते। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वेरी सिंपल। आप जान ही रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्या बताता है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट जो भी मर्जी, आप जितने गुना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा उतने गुना वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ये डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब जरा इसको देखना, लेकिन इसमें दो बातें खास हैं। एक तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, दूसरा अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करना। मैंने ना ये एक कंटेनर लिया, इस पे ये पिस्टन है, दिस इज मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। अब याद रखना एक बात, बड़े बड़े नुक्ते वाली बात है, और वो क्या कि इसको मैं ना हवा में आम, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है ना वो 760 टॉर है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने इस प्रेशर, अब याद रखना, अगर पिस्टन मैं जो कह रहा था ना अहम नुक्ता है, अगर पिस्टन यहां रुका हुआ है ना, इसका मतलब है कि ऊपर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर बराबर है। इसका मतलब है कि इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि गैस का प्रेशर कितना है, आप कहेंगे 760 टॉर। हां, अगर गैस का प्रेशर 760 टॉर से बढ़ जाए तो गैस क्या करेगी? पिस्टन को ऊपर पुश करेगी, और तब तक पुश करती जाएगी जब तक दोबारा उसका प्रेशर 760 टॉर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पिस्टन के ऊपर हमने प्रेशर, मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर जितना हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
उतना ही गैस का प्रेशर है। और इधर भी प्रेशर जो है वो 760 टॉर ही है, टॉर ही है। तो मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने प्रेशर को चेंज नहीं करना, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया। एक और भी बात, मैंने गैस ली है 1 मोल, यानी 1 मोल, और मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अमाउंट ऑफ गैस इसमें कोई चीज नहीं डाली, यानी दो मैंने कंडीशन जो है चार्ल्स लॉ की वो मैंने फुलफिल कर दी। एक प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और दूसरा मैंने नंबर ऑफ मोल्स, इसको अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट। अब जरा सुनना, मैंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया ना तो टेम्परेचर था जी, यहां पे टेम्परेचर मैं केल्विन में लूंगा, टेम्परेचर था 300 केल्विन, ये तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये मेरे पास है जी 4 dm³। सपोज इसको मैं T1 कहता हूं और इसको मैं V1 कहता हूं। तो मैंने क्या किया, T1 V1 ओवर T1, ये चल रहा है ना, V1 ओवर T1 दैट्स इक्वल टू V1 क्या है 4, T1 क्या है 300। इसका आंसर ले लो, आप करोगे 0.013 आ गया, वो यूनिट्स को यूज करना। अब आप एक काम करो, ये के की वैल्यू आ गई के। अब एक और काम करो, अब अपना इस गैस को हीट करो और अब टेम्परेचर देखो। अब आप टेम्परेचर देखोगे ना तो अब टेम्परेचर इसका T2 जो है वो 600 केल्विन हो गया। पहले 300 था, अब 600, यानी टेम्परेचर डबल हो गया, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल ही डबल हो गया। और अगर आप वॉल्यूम को चेक करोगे ना, वो अब आपके पास ये 8 dm³ हो गया। अब आप क्या करोगे, आप लोगे V2 ओवर T2, आई मीन 8 ओवर 600। अब आप इसका आंसर लोगे तो ये भी कितना आएगा 0.013, यानी अगेन द वैल्यू ऑफ के विल बी 0.013। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वही मतलब हुआ ना कि V1 ओवर T1 ये भी इतना, V2 ओवर T2 वो भी, यानी V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर T2। आगे बढ़ने से पहले ना मैं 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी अहम बात। स्टूडेंट ये तो आपने पढ़ा ना चार्ल्स लॉ, एक से ये जो मैं बातें करता हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका विजन ब्रॉड करने के लिए कि जिस किस्म का मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपने आगे चल के एंटी टेस्ट का भी सामना करना है, तो आप कंसेप्चुअली क्लियर हो। एक है चार्ल्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा, एक है गैर-लुसिक लॉ। दोनों में फर्क क्या है? चार्ल्स लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गैर-लुसिक लॉ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप चार्ल्स लॉ कहते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन N एंड P आर कांस्टेंट, उधर कहो V की जगह पे P आ गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन P एंड N आर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कहा, हमने कहा V ओवर T दैट इज इक्वल टू K। उधर हम क्या कहेंगे, V की जगह पे P ले आओ, P ओवर T दैट इज इक्वल टू K। तो ये चार्ल्स लॉ और दूसरा गैर-लुसिक लॉ, इन दोनों में आपने फर्क सिर में रखना है। अच्छा एक और भी चीज आ जाओ, अब जरा ना बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या फर्क होता है? बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन। मैं एक और अंदाज में आपको बताता हूं, ये मेरे पास ना बैलून है, बैलून में एक कोई भी आपने गैस ली, सपोज एयर है बैलून में। अब अगर ये बैलून हाई टेम्परेचर पे लेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि वो अब इन दोनों में एक बात आपने कंफर्म करनी है कि बैलून को जब आप हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, यानी धूप में ले जाएं, उस दौरान ना तो उसमें से गैस कम ज्यादा हो और आप आम प्रेशर पर भी ले लें, यानी ये दो चीजें आपने कांस्टेंट कर दी। तो अब क्या हुआ कि जब आप उस बैलून को हॉट किया, ज्यादा टेम्परेचर पे ले गए, धूप में ले गए, अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब दूसरी तरफ आ जाओ, अब आप इसी बैलून को कोल्ड वाटर में ले जाएं, अब क्या होगा, अब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये इसके बरक्स एक और बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत बात, वो क्या, बॉयल्स लॉ को जरा देखना। ये मेरे पास बैलून है, इसमें आपके पास कोई गैस है, जैसे जैसे ये बैलून जमीन से ऊपर हाइट की तरफ जाता है ना, इस बैलून का साइज बढ़ता जाता है। पता है वाला क्यों? इसलिए कि जब आप जमीन के बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ इसके करीब होते हैं तो ऊपर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, हवा नीचे ज्यादा डेंसर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। ये दो चीजें। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एब्सोल्यूट जीरो। स्टूडेंट एब्सोल्यूट जीरो इसकी ना पहले तो इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने कहा जब मोलेकुलर मोशन सीज हो जाती है ना, मोलेकुलर मोशन सीज हो जाती है तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं 0 केल्विन, एंड दिस 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। अब इसमें एक और भी बात है, हमने कहा ना चार्ल्स लॉ ने हमने क्या कहा कि वी वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं वॉल्यूम भी कम होता जाता है। यहां भी यही बात मैंने कही थी ना, जैसे जैसे आप गैस को ठंडा करते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से अब इस गैस का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा, यह भी हाइपोथेटिकल बात है, एक वक्त आएगा जब इस गैस का इतना टेम्परेचर हो गया तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो अब ये पहली बात तो मैं ये करूंगा, the hypothetical temperature at which the volume of a gas is supposed to become 0, यानी एब्सोल्यूट जीरो पे जाकर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है इफ द गैस रिमेन्स इन गैसियस स्टेट। वो तो अगली बातें आ गई। अब इसमें जरा ना 2-3 नुक्ते जरा समझना। पहले है हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर विच कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली, जिसको प्रैक्टिकली अचीव ना कर सके। मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं कि यह टेम्परेचर तब होता है जब मोलेकुलर मोशन सीज कर जाती है, जब मॉलिक्यूल मूव करना रुक जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मोलेकुलर मोशन सीज नहीं कर सकते, स्लो कर सकते, स्लोस्ट कर सकते, सीज नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्रैक्टिकली दिस कैन नॉट बी अचीव्ड। दूसरी बात, अगर इसलिए मैं इसे हाइपोथेटिकल कह रहा हूं। दूसरी बात, अगर यह अचीव हो जाता तो इसकी निशानी यह थी कि इस टेम्परेचर पर जाकर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना था, विच इज वेरी मच अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है कि आप किसी चीज का वजूद खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रैक्टिकली हम इसको अचीव नहीं कर सकते। और एक और भी खास बात है, जितनी भी कायनात में गैसेस मौजूद हैं वो इस 0 केल्विन तक पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती है। जो इसके क्लोजेस्ट जाती है गैस गैसियस स्टेट में वो हीलियम है। हीलियम भी -260, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। हीलियम भी इसके बहुत क्लोज जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी फिर ये जो रिलेशन है वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा होता। स्टूडेंट एक तो ये, एक इसकी और भी डेफिनेशन है, और वो क्या, द टेम्परेचर एट विच मोलेकुलर मोशन सीजेस। ये तो मैंने अभी बता दिया ना, मैंने क्या कहा, द टेम्परेचर एट विच मोलेकुलर मोशन सीजेस, रुक जाती है। मैं एक और डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, वो वेरी सिंपल, 0 ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये जो केल्विन स्केल पर 0 है ना, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब जरा देखना, एब्सोल्यूट जीरो स्टूडेंट, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो। अब आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे ना, -273.15, हमारी बुक 16 कहती है, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उनमें 15 ही लिखा, मैं तो 15 ही लिखूंगा। और अगर फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन बाद बुक्स इसको 0.67 मोर एक्यूरेटली करना है, आपने 459 तक ही रहे डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट ये जो मैंने लिखे हैं ना, इन सब को हम कहते हैं दीज आर एब्सोल्यूट जीरो। एक ना खास बात मैं थक जाता हूं समझा के, अच्छा बच्चा तो फौरन पिक कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा एवरेज बिलो एवरेज वो इस बात को पिक नहीं कर पाता, वो उसके अपनी एक साइंस चल रही होती है। अब जरा देखो, एक टर्म है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक टर्म है एब्सोल्यूट जीरो। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग अलग बातें। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंशिएट करो। वेरी सिंपल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल में लिखते हैं, यानी जिस वैल्यू के साथ कैपिटल के आएगा केल्विन आएगा, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो और चीज है। एब्सोल्यूट जीरो होता है वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल की मोशन सीज कर जाती है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा अगर वो गैस गैसियस स्टेट में रहेगी।
ये और बात है, ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना, मैं कहता हूं व्हाट इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर, आप कहते हैं जी एब्सोल्यूट जीरो, आप कहते हैं 0 केल्विन, इट्स ओके। मैं कहता हूं व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, आप कहते हैं जी ये वाली वैल्यू -273.15 डिग्री, दैट इज करेक्ट। मैं कहता हूं जी व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, आप कहते हैं -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैं कहता हूं एक्यूरेट, करेक्ट। तो एब्सोल्यूट टेंपरेचर एंड एब्सोल्यूट जीरो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, आप इनमें डिफरेंस रखेंगे, दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं लेक्चर के एंड पे आपसे कहता हूं कि आपने ना कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू जरा देखिएगा। मेरे पास एक एमसीक्यू है, द कांस्टेंट फैक्टर इन चार्ल्स लॉ इज कांस्टेंट फैक्टर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि हम चार्ल्स लॉ में दो वेरिएबल हैं, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर, और कांस्टेंट दो हैं, एक प्रेशर और एक अमाउंट ऑफ गैस, ये नंबर ऑफ मोल। तो योर आंसर इज चार्ली। द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, मैंने कह दिया एब्सोल्यूट जीरो अगर ऐसा इसमें देखेंगे दैट इज बीटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा मैंने भी आपसे कहा 0 केल्विन भी एब्सोल्यूट जीरो है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट भी एब्सोल्यूट जीरो है। वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस इज डबल, टेंपरेचर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, प्रेशर आपने हाफ किया फिर भी वॉल्यूम डबल हो गया। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स है ना, टेंपरेचर वॉल्यूम डायरेक्ट है, तो टेंपरेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर हाफ रिड्यूस करने से वॉल्यूम डबल हो गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। योर आंसर इज बीटा इंक्रीजेस 4 टाइम। स्टूडेंट, आपसे इससे रेलेवेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बड़े पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन, यही चार्ल्स लॉ की बात हो रही है ना। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, which scale of temperature is used to verify V over T, that is Kelvin scale, very simple। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म, और फिर आप कहेंगे केल्विन स्केल पे ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में नो। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो, कोई एक डेफिनेशन जो मैंने 2-3 आपको बताई, कोई एक डेफिनेशन, और नीचे ये जरूर बताना है 0 केल्विन माइनस, वो वैल्यू जरूर बतानी। हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिकम जीरो एट -273, भाई -2 एब्सोल्यूट जीरो है, और ये वो टेम्परेचर है जिस पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सीज कर जाती है, रुक जाती है। और फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये मैंने अभी आपसे बात की। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। हमने चार्ल्स लॉ को ये पार्ट 1 पार्ट ए है उसका, पार्ट बी में मैं उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हमेशा एंड पे आपके लिए दुआ गो होता हूं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत फरमाए। और मैं एक और भी बात करता हूं, इल्म की रोशनी फैलाने के इस अमल में आप मेरे हमनवा हैं, आप मेरे साथ हैं। अल्लाह हम सबसे राजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।